वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। और आज फिर हम आए हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। हम इससे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर को पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, इसको देखते हैं। पहली बात, हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ आधी वेव का रेक्टिफिकेशन करता था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर उसके दोनों हाफ साइकिल का रेक्टिफिकेशन करता है, मींस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम क्या है वो देखते हैं। इस सर्किट डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं वो है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, 2 पीएन जंक्शन डायोड और लोड रेजिस्टेंस। इनको देखते हैं क्या है। ट्रांसफार्मर के बारे में आप जानते ही हैं। ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल होती है और दूसरी तरफ होती है एक सेकेंडरी कॉइल। जो ट्रांसफार्मर हम यहाँ यूज करते हैं वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है इनपुट पर अगर हमने 220 वोल्ट जैसी हाई वोल्टेज लगाई है तो आउटपुट पर हमें 6 वोल्ट जैसी वोल्टेज मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। इसकी क्या खास बात है, जैसे इस ट्रांसफार्मर में एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, लेकिन जो सेंटर टैप का मतलब है एक और टर्मिनल है जो बीच में से निकाला हुआ है। इस टर्मिनल से फायदा क्या होता है, जो 6 वोल्ट है हमें ये 2 अलग अलग पार्ट में मिलती है, यानी कि ऊपर 3 वोल्ट अलग और नीचे 3 वोल्ट अलग। जो करंट यहाँ से फ्लो होगी वो इस सेंटर वाले टर्मिनल में वापस जाती है। इसी तरह से जो करंट यहाँ से फ्लो होगी वो भी सेंटर के टर्मिनल में वापस जाकर मिलती है। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर एक सेंटर में एक नया पॉइंट प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हम सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। 2 पीएन जंक्शन डायोड हैं, यहाँ देख सकते हैं। एक डायोड है D1 और दूसरा डायोड है D2, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। और तीसरा है लोड रेजिस्टेंस RL। ये वो पॉइंट है जहां पर हमें कोई भी डीसी का सोर्स चलाना है, या हम यहां पर कोई बल्ब या कोई भी डीसी से चलने वाला इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। वर्किंग समझने के लिए हम पहले की तरह ही आगे चलते हैं। पहले हम बात करते हैं हाफ साइकिल की। अगर ये हमारा इनपुट एसी है तो इस एसी का ये हुआ इसका फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल में हम ये मानते हैं कि इस पहले वाले पार्ट में जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो हम क्लॉकवाइज करंट को मानते हुए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम मान के चलते हैं कि ये क्लॉकवाइज करंट जब इस सर्किट में फ्लो होगा तो इस तरह से कोई ना कोई डायरेक्शन शो करेगा। अगर ये डायरेक्शन हम माने तो ऊपर वाला टर्मिनल ये पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल पर होगा और ये टर्मिनल नेगेटिव यानी कि लो पोटेंशियल पर होगा। अगर हम डायोड का एनालिसिस करें तो डायोड में हम जानते हैं कि इस तरह से अगर ये डायोड बना हुआ है तो ये टर्मिनल P और ये N होता है। अगर हम D1 की बात करें तो इसका P टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये दूसरा N टर्मिनल ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। इट मींस ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, और ये हम जानते हैं फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये करंट को कंडक्ट करेगा। अब देखते हैं डायोड D2। D2 का P टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है। इट मींस ये वाला डायोड रिवर्स बायस में है, और रिवर्स बायस में होगा तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो ओवरऑल करंट की डायरेक्शन देखिए क्या है। करंट यहां से फ्लो होता है, ये गया, डायोड D1 से पास होता हुआ यहां गया, इसके बाद यहां पर आया। नीचे वाली ब्रांच में करंट नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस है, तो करंट के पास ऑप्शन है यहां जाने का, और फिर X से Y की तरफ चलते हुए लोड रेजिस्टेंस में से पास होगा, फिर यहां से निकलते हुए सेंटर टैप टर्मिनल में चला जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं करंट की डायरेक्शन RL में X to Y डायरेक्शन हुई। X to Y ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं
इसके दूसरे पार्ट पर, यानी कि सेकंड हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी। यहां हम देखते हैं ये है हमारा एसी, ये है सेकंड हाफ साइकिल। और हम ये भी मानते हैं इस वाले केस में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस सर्किट में उसकी डायरेक्शन इस तरह से हम शो करेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने के लिए ये टर्मिनल होना चाहिए प्लस, ये होना चाहिए माइनस। अगर ये प्लस है तो इस डायोड को अगर ऑब्जर्व करें तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर प्लस से कनेक्टेड है, मींस ये हुआ फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस का मतलब है ये करंट को अपने अंदर से पास होने देगा। और अगर इसकी बात करते हैं D1 की, तो P कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस होने का मतलब है ये करंट को कंडक्ट नहीं होने देगा। ओवरऑल करंट की डायरेक्शन देखते हैं तो करंट यहां से फ्लो हो रहा है, इस डायोड में से होता हुआ यहां पहुंचेगा। करंट ऊपर की ब्रांच में नहीं जा सकता है क्योंकि D1 डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं है, ये रिवर्स बायस है। तो करंट जाएगा X की तरफ और फिर X से Y होता हुआ वापस से सेंटर टेप में वापस। तो कहने का मतलब है इस केस में करंट की डायरेक्शन X से लेकर Y, यानी कि RL में करंट की डायरेक्शन वही थी जो कि फर्स्ट हाफ साइकिल में है। तो दोनों केसेस में इनपुट वाला करंट तो बदल रहा है, यानी एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आउटपुट का जो करंट है वो हमेशा X to Y है, मीन्स करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। और इसीलिए कहते हैं कि ये फुल वेव रेक्टिफायर है, दोनों हाफ साइकिल को ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लिखेंगे। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC मीन्स क्लॉकवाइज, डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज रिवर्स बायस। जैसा कि हमने पहले कहा था, तो D1 फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो होगा, और करंट की डायरेक्शन जो है आउटपुट रेजिस्टेंस में X से Y है। और ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और RL में से करंट की डायरेक्शन फिर से X से Y है। इस केस में D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस है और D1 रिवर्स बायस है। और यहां हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू RL रिमेन्स सेम, मीन्स आउटपुट जो है वो DC है। अब हम देखते हैं ग्राफिकली इसका आउटपुट कैसा आता है। हम जानते हैं ये है इनपुट, इस समय जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज, इस समय जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट हाफ साइकिल, ये सेकंड हाफ साइकिल। फिर यहां पर फिर से क्लॉकवाइज, यहां पर फिर से एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट में क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन X से लेकर Y तक इस तरह से डायरेक्शन फ्लो हुई, तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो आउटपुट का डायग्राम हम क्लॉकवाइज जैसा ही बनाते हैं, तो हर केस में ये डायग्राम क्लॉकवाइज बन गया। तो देखने में ये कांस्टेंट DC तो नहीं है, लेकिन चूंकि एक ही डायरेक्शन में है इसलिए ये फुल वेव रेक्टिफायर कहलाएगा, क्योंकि ये DC प्रोड्यूस कर रहा है। एक चीज और है जिस पर ध्यान दे सकते हैं, उसको और समझते हैं। हमने ये देखा, मान लेते हैं कि ये जो इनपुट AC है वो ऐसी है, इस तरह से। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट आया वो आउटपुट आया था कुछ ऐसा। फर्स्ट हाफ साइकिल में हमें करंट मिली थी, सेकंड हाफ साइकिल में कुछ नहीं मिला। फिर फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट मिली, सेकंड में कुछ नहीं मिला। इसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर की अगर बात करते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो आउटपुट कुछ इस तरह से आया था। हमें हर जगह क्लॉकवाइज करंट मिली थी इस तरह से। यहां हम देखते हैं एक कंप्लीट साइकिल यहां से यहां तक हुआ, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो यहां पर भी यही कंप्लीट साइकिल है। और फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो इसका साइकिल इसके बाद रिपीट होने लग जाता है, तो दिस इज कंप्लीट साइकिल। ये जो ग्राफ बनाए हुए हैं वो है करंट में और टाइम में। तो हम कह सकते हैं यहां एक साइकिल का टाइम अगर T है, यहां पर भी T है, तो यहां पर
T/2 है। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अगर टाइम पीरियड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, अगर हम ये कहते हैं यहां पर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो यहां पर भी न्यू और यहां पर हो जाएगी 2 न्यू। तो एक बात जो ध्यान देने की है, चूंकि ये जो डीसी है ये कांस्टेंट डीसी नहीं है, ये वेरिएबल डीसी है, इसलिए यहां पर फ्रीक्वेंसी डिफाइन होगी। दूसरी बात, इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी न्यू होगी, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो ये भी एक बात है जो ध्यान रखने की है। उसके बाद ये टॉपिक खत्म होता है। तो ये था हमारा रेक्टिफायर का एनालिसिस। थैंक यू।